हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे यस करिश्मेटिक केमिस्ट्री। तो आज जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो है हिस्ट्री। बहुत दिनों के बाद हम हिस्ट्री पे वापस आ रहे हैं। देखेंगे जैसे कि आप लोगों ने हमारे पास्ट की वीडियोस देखे रहेंगे कि हिस्ट्री सिर्फ अब आपके लिए एग्जाम से ओरिएंटेड नहीं है, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग भी करके हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं आपको थोड़ी स्टोरीज के थ्रू, और थोड़े फैक्चुअल नॉलेज भी आपको दे रहे हैं जो आपको एग्जाम में लिखने रहेंगे। होपफुली आप इसी तरह से अपना सपोर्ट दिखाते रहेंगे जैसे कि आप हमारी पास्ट की वीडियोस को दिखा रहे हैं, और कंटिन्यू करेंगे हमारी पूरी हिस्ट्री को, सीरीज को एंड तक देखने के लिए। मैंने जहां पे छोड़ा था, जैसे कि आपको ध्यान में होगा, हम बात कर रहे थे जो हिस्टोरियोग्राफी मतलब क्या होता है, हम हिस्ट्री लिखते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम देख रहे थे हिस्टोरियोग्राफी जब मॉडर्न इंडिया किसको बोलते हैं, जब ब्रिटिश आ गए थे इंडिया में, उसको बोलते हैं हम लोग मॉडर्न इंडिया। ऐसे कुछ मॉडर्निटी आई नहीं थी, फिर भी मॉडर्न इंडिया बोलते हैं। तो वो उनके हिसाब से क्लासिफिकेशन उन्होंने कर दिया था, हम भी वही फॉलो करते हैं। तो देखते हैं कब चेंज होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो बोलना है कि हमें ये टर्म ही हटा देना चाहिए, या तो आजादी के बाद या फ्रीडम के बाद या टाइम हमें यूज करना चाहिए द मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन देखते हैं चलेगा तब तक। हम लोग अभी कुछ ऐसा चेंजेस है नहीं, तो हम फॉलो करेंगे जब ब्रिटिश एंटर की इंडिया में, तब से लेके आज तक का मॉडर्न हिस्ट्री है हमारा। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने क्या देखा था, फर्स्ट स्टार्ट किसने किया था, अलेक्जेंडर कनिंगम ने। कौन थे वो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका नाम आप लोग याद रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार हर एक एग्जाम में, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम हो चाहे हमारे बोर्ड की एग्जाम हो, जो हिस्ट्री पढ़ेंगे सबके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही एक साइट है जो पूरे और पूरे इंडिया के जितने भी मॉन्यूमेंट्स है उनको प्रिजर्व करती है। हेरिटेज जो भी बोलते हैं हम ना, सबको प्रिजर्व करने का काम एएसआई कहता है। एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो उसके जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल हेड थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंगम, और उन्होंने जैसे मैंने बताया था काम पे लगाया था किसको, जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल को बोला था जा पूरा जमीन में जो हड़प्पा सिविलाइज जो बुक में मेंशन है, किसके, हमारे बुद्धिज्म के बुक में, क्योंकि बुद्धिज्म बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलते, हिंदुइज्म में भी झूठ नहीं बोलते, लेकिन कुछ कुछ बातें बढ़ा चढ़ा के बता रहे थे। ऐसी जगहें जो मेंशन है बुद्धिज्म के टेक्स्ट में, आप वो जगहों पे खुदाई करना शुरू करिए, देखिए इंडिया की हिस्ट्री क्या है। तो वहां से हमें पता चला कि इंडिया की हिस्ट्री तो बहुत डीप है। ऐसा है, जब बोलते ना जितना इंडिया जमीन के ऊपर था उतना जमीन के नीचे था, तो ये बात सच थी। तो उसी के थ्रू हमको मालूम पड़ा हड़प्पा सिविलाइजेशन। आपको जान के शौक होगा नए बच्चों को जनरली, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जमीन के अंदर दबा था। उसे खोद खोद के अगर आप देखेंगे, अगर दिखाऊंगा, जैसे कि मैं धोलावीरा करके था, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ऐसे बहुत सारे जगह थे जहां पे ये जमीन के अंदर दबे होते हैं, खोद खोद के हटा के आज जो देखते हैं आप वो दिखता है। उससे हम आगे बढ़े, फिर हमने देखा कि हिस्ट्री लिखना शुरू किया। वैसे भी हिस्ट्री लिख रहे थे, लेकिन जो पहले मॉडर्न इंडिया में लिखना शुरू किया वो ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर्स मतलब वेस्ट इंडिया का मैप आप अगर देखें तो इंडिया अगर यहाँ पे है, तो यहां से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ये अरेबियन पिनिनसुला, यहां से आपका अफ्रीका आता है, यहाँ पे पूरा यूरोप है। इंडिया देखिए, अगर यहां से ये लाइन ड्रॉ करें तो इंडिया ईस्ट में होता है इनके लिए, और हमारे लिए ये कंट्री वेस्ट में है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से, इसलिए इन्हें वेस्टर्न कंट्रीज कहा जाता है, क्योंकि ये इंडिया के वेस्ट में, और वो हमको जब बोलते हैं तो बोलते हैं ईस्टर्न। समझ गए? तो आपको ये पूरा ध्यान में होना चाहिए। जैसे मैंने छोटे बच्चे, इवन 7 के बच्चों को डायग्राम बताया था, उनको सब टर्म समझने लगे थे, क्योंकि एग्जाम अब जो रहता है हमारा दिमाग, मैं भी पहले बिलीव नहीं करता था, लेकिन ये डायग्राम्स और जो आप चार्ट बनाते हो उसके थ्रू ज्यादा समझ पाता है। इसलिए मैं बायोलॉजी, जैसे कि आप देखे नहीं होंगे, तो हम बायोलॉजी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो बायोलॉजी या साइंस 2 है आपका 10th का, वहां पे भी हम डायग्राम्स के थ्रू ही पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं। यहाँ पे हम पहुंच चुके थे, तो देख रहे थे जो ब्रिटिशर्स लिखते थे ना हिस्ट्री, तो उनका काम क्या था कि इंडिया को हमेशा खराब बताओ। खराब बताएंगे तो इनके अंदर की आत्मा और इनका जो सोल है वो और डाउन होगा, ये लोग और अपने को गरीब समझेंगे, दिमाग से मतलब पैसे में तो कर ही दिया था वो लोग ने। हमको और डिप्राइव कर पाएंगे रिसोर्सेज से, हमको बोलेंगे कि तुम बेकार हो। आपको मालूम है किसी को बेकार बताना सबसे उसकी इज्जत ही घटा दो, तो अपने आप वो समझ जाएगा। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे जो लोअर कास्ट पीपल है उनके साथ यही हो रहा है, उनकी हिस्ट्री खराब है, उनको और बोलते तुम खराब हो, तो उनका जो बोलते हैं कॉन्फिडेंस है और डिग्निटी है वो पूरी जमीन पे रहती है, इसलिए वो लोग जमीन पे बैठते भी। अगर आप गाँव में गए रहेंगे, देखे रहेंगे तो उनका काम यही था। अच्छा, एक ऐसा कर क्यों रहे थे? ऑब्वियस सी बात है कि उनको इंडिया से ऐसा सप्रेस करके अगर वो कुछ ले भी तो हम क्वेश्चन ना कर पाए, हमारे रिसोर्स ले लें, हमारे माइंस ले लें, हमारे मिनरल्स ले लें, हमारे लोगों को यूज करें, वर्ल्ड वॉर में कुछ भी करें, कोई क्वेश्चन ना करें उनको। तो ये उनकी पूरा जो हम पढ़ेंगे उनके बारे में, यही उनका मेन सोलो पर्पस था कि इंडिया के बारे में क्यों जानना है, ये सब, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं जहां से छोड़ा था, कि हम वहां पे एल्फिंस्टन की 1841 की जो बुक थी द हिस्ट्री ऑफ
इंडिया, वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे अगली हिस्ट्री किसने लिखा था। सो अगली हिस्ट्री आती है, जैसे कि आप देखेंगे, मैं फट से थोड़ा डायग्राम बनाता हूं, रफ इंडिया का मैप। ठीक है, इंडिया का ये थोड़ा रफ मैप है। तो हम बात करेंगे आज मराठा की, मराठास की। आपको एक बात बता दूं कि जैसे कि हम बोलते हैं कि वीर शिवाजी, मी मुंबई कर, ऐसा जो बात है, ये जो रहता है, हम लोग क्या बोलते हैं कि मुंबई या महाराष्ट्र वाले बहुत शान वाले होते हैं। तो आप जब हिस्ट्री देखोगे तो ये बात सच है, जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो शान से बहुत रहते हैं और उनकी जरूरत भी होती है, क्योंकि हिस्ट्री है, वो सब कर देंगे लेकिन नाक कटने नहीं देंगे। दैट्स अ वेरी प्राउड थिंग एज अ इंडियन और एज अ महाराष्ट्रियन की आपको ये चीज होनी चाहिए। इसलिए आप कभी भी इनको नीचे नहीं कर सकते और ये ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डिग्निटी से नीचे किसी को नहीं करना चाहिए। तो मराठा लोग बहुत फेमस थे इसी चीज के लिए। अगर आपको मैं एक बात सच्चाई बताऊं कि जैसे देखिए, यहाँ पे पंजाब प्रोविंस था, यहाँ पे हमारा यूपी प्रोविंस था, यहाँ पे बिहार, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, यहाँ पे हमारा जो मैसूर था, मद्रास प्रोविंस था, और ऐसे सेंट्रल वाले भी बहुत सारे हमारे थे प्रोविंस। लेकिन उनमें जो बादशाह लोग थे, सबसे ज्यादा जो ब्रिटिशर जब एंट्री किए थे, ब्रिटिशर्स आ रहे थे, तो एक बाय वन करके वो सबको हरा रहे थे। किसी को, हमारे को मालूम बैटल ऑफ प्लासी के थ्रू, किसी को बैटल ऑफ बक्सर के थ्रू, फिर यहाँ पे हमारा कार्नेटिक वॉर मतलब हुआ था, सब ये से बहुत सारे वॉर होते, सबको हरा चुके थे। लेकिन उनके नाक में जो दम कर रहे थे वो थे मराठास। मराठास को हराना मतलब नामुमकिन के बराबर था। क्यों? क्योंकि ये सबको कैसे मार रहे थे, चालबाजी करके, उनके प्राइड को नीचे करके। लेकिन ये लोग हो नहीं रहे थे, इनको नीचे कर पाना बहुत टफ था, लेकिन अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल हो गए। हम बोलते हैं ना कि डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी महाराष्ट्र में भी लगी। यहाँ पे पेशवास, गायकवाड़ और हमारे इंदौर के जो लोग थे, भोसले, इनके बीच में सेपरेशन कर दिया ब्रिटिश ने, और बहुत सक्सेसफुली रीन को लेके, पावर को लेके इनके बीच में झगड़ा करा दिया, और अल्टीमेटली पूरी इंडिया पे कवर कर। क्योंकि देखिए ये सब पार्ट कवर हो चुका था, बचा था एक ही पार्ट, तो मराठास बचे थे। तो मराठा या महाराष्ट्र की हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। इवन आप जब इंडिया लेवल पे हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पूरे जगहों के बारे में माइन्यूट डिटेल नहीं दी जाती, लेकिन एक महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है, जब हम यूपीएससी या जब हायर एग्जाम में पढ़ते हैं तो इनके बारे में मस्ट है बताना, क्योंकि ऐसे प्राइडफुल इंसान के बारे में नहीं, ऐसे लोगों के बारे में नहीं बताएंगे तो किसके बारे में बताएंगे हम लोग। तो जो भी है प्राइडफुल महाराष्ट्र सब मुंबईकर्स होते हैं हमेशा। ऑल ओवर इंडिया भी प्राइडफुल है, सब ऐसा नहीं है, लेकिन ये अपने प्राइड को सबसे ऊपर रखते हैं। जैसे गुजूस बोलते हैं कि वो लोग बिजनेस को आगे रखते हैं, जो गुजूस है हमारे बिजनेसमैन है, तो अपने कुछ भी हो रिलेशन के थ्रू या पॉलिटिक्स टैक्टिक्स के थ्रू, ये लोग क्या करते हैं, बिजनेस आगे बढ़ाते हैं। ये क्या करते हैं, अपना प्राइड हमेशा आगे रखते हैं। ठीक है, यही फर्क है, प्राइड सब में है लेकिन कुछ अलग अलग बातों पे। सो इनके ऊपर जो हिस्ट्री लिख रहा था वो था ग्रैंड डफ। इसने 3 वॉल्यूम में हिस्ट्री लिखी। 3 वॉल्यूम मतलब 3 बुक थे, ऐसा एक बुक, फिर 2 बुक और 3 बुक, तो इसी को वॉल्यूम बोलते हैं लोग। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। तो 3 वॉल्यूम में इन्होंने हिस्ट्री लिखी थी, किसकी, महाराष्ट्र या मराठी लोगों के बारे में। और इसका नाम भी इसने क्या लिखा था, हिस्ट्री ऑफ महाराठा लिखा था इसने। ठीक है, तो ये मराठा भी नहीं लिखते थे, मराठा लिखते थे। सो अगेन इतना जानने के बाद फिर से क्या लिखेगा, ये जो इसमें बुकों में लिखा इसने, क्या महाराष्ट्र के लोगों के प्राइड के बारे में लिखेगा, दे आर वेरी पावरफुल पीपल, वी आर अनेबल टू बीट देम, ऐसा कुछ लिखेगा नहीं। बोलेगा इनके अंदर भी खराब चीजें हैं, जैसे कि इनमें भी सती चलता है, जैसे कि औरत को हस्बैंड की डेथ के बाद विडो को सीधा जला दिया था लकड़ी के साथ, हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ। तो ऐसा बोलते कि इनमें भी बहुत सारी खराब चीजें, ये भी ऑल ओवर इंडिया जैसे ही नॉर्मल लोग हैं और खराब चीजें करते हैं। कहीं कहीं पे तो लोग सिर्फ कपड़े भी नहीं पहनते, बिकॉज कोस्ट पे जैसे कि आप लोग जानते रहेंगे, कोस्ट पे सिर्फ लुंगी पहनते हैं लोग। सो वहां पे भी अब कपड़े पहनने की जरूरत है कि ह्यूमिड है मुंबई, रायगढ़, फिर आपका ये जो जोन है पूरा, ये सब कैसा है, ह्यूमिड जोन, वहां पे कपड़े नहीं पहनते ज्यादा लोग। तो ये इनको उस तरह से बोलते हैं कि ये खराब लोग हैं, कपड़े नहीं पहनते, इनके पास वेल मैनर्ड नहीं है। तो फिर से इंडिया के और इंडिया के कल्चर को ये लोग डिमिनिश करते थे अपने राइटिंग्स के थ्रू। ये हमारे लिए खराब चीज क्यों था, क्योंकि ये जो बुक लिखते थे उस टाइम पे तो इंडिया ज्यादा फेमस नहीं था, क्योंकि फेमस होने के लिए पैसा चाहिए। तो ये जो हिस्ट्री लिखते थे ये पूरा वर्ल्ड पढ़ता था, तो हमारे पूरे वर्ल्ड में क्या जाता था कि इंडिया ऐसा है।
तो जबकि बात है नहीं, हर एक चीज का रीजन होता है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जो औरतें घूंघट डालती थी उसका रीजन क्या था, हर एक चीज के पीछे रीजन था। कहीं पे हम बर्न करते थे आदमी के, जो हमारे कल्चर में देखोगे, कहीं पे हिंदू में ही, हिंदूज की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं और सब रिलीजन की बात कर रहा हूँ, हिंदूज में कहीं पे डायरेक्टली डेड बॉडी को जमीन में गाड़ देते हैं, कहीं पे जलाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, अब कहीं कहीं बैठे बैठे अंदर जमीन के डालते हैं, ऐसे बहुत सारे क्रीमेटोरियम के हमारे प्रोसेसेस अवेलेबल हैं। तो ये क्या है, बताएंगे कि हर एक चीज में हम लोग गलत हैं। तो डाइवर्स होके भी इनको बहुत सारा गलत पता है। तो ये भी इंडिया को क्या करेगा, क्रिटिसाइज ही करेगा, हमारे कल्चर को क्रिटिसाइज करेगा। तो ग्रैंड डफ वही। फिर ऐसे है राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान में लिखा था कर्नल टॉड, ये किसके बारे में लिखे थे, राजस्थान के। राजस्थान वाला पीपल ऑल्सो वेरी प्राइडफुल। आप जल्दी जाओगे राजस्थान हरियाणा में, यहाँ के लोगों को माइंड से आप डिफीट करने में फेल हो जाओगे, क्योंकि इनका जो दिमाग या सोचने का तरीका होता है, ये एक बोलते ना परमानेंट होता है। ये इनकी जो थॉट प्रोसेस होती है, ये एकदम बचपन से उसी तरह बड़े हुए रहते हैं, तो इनको जल्दी हिला पाना इनकी सोच में बहुत टफ होता है। मैं ये नहीं बोल रहा ये लोग गलत है या सही है, मैं बोल रहा हूँ कि थॉट में इनको हरा पाना, जो ये सोचे हैं, वो बहुत टफ चीज है। आपके सामने हाँ भी बोलेंगे लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे होते हैं राजस्थानी। और आप लोगों को पता है महाराणा राणा प्रताप और फिर अपना पृथ्वीराज चौहान जैसे ग्रेट वॉरियर्स यहीं से आए थे। इवन चौहान या राजपूत जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं, सब राजस्थान से बिलोंग तो करते ही थे। सो अगेन दीज पीपल आर आल्सो वेरी प्राइडफुल पीपल, सबकी अपनी अपनी प्राइड है। ऐसे हमारे हैदर अली, टीपू शाह सुल्तान के, रादर देन लिविंग 100 days of sheep, लिव वन डे लाइक अ लायन। तो ऐसा ऐसा डायलॉग भी मारते थे। और उस टाइम पे ये पूरी बातें जनता में खौफ मतलब लगता था, क्या बात बोल दिया कि 100 दिन भेड़ जैसा जीने से अच्छा एक दिन शेर के जैसा जियो। तो ये सब बात बोलते थे। तो हर जगह इंडिया में प्राइड था। तो इन्होंने भी कुछ ज्यादा खास बात नहीं की थी, बस वही बताते थे। अच्छा, ये बुकें इंपॉर्टेंट क्यों, ये कभी कभी ना जगहों के बारे में बताते थे। हमको तो ये लोग क्रिटिसाइज कर दे कि हमारे सिस्टम में क्या क्या खराब है, तो हम भी पढ़ते थे, तो हमको भी देखता था कि अच्छा हाँ ये सुधारने लायक है ये चीज। तो हम लोग ठीक है बोलते हैं ना कि चाकू में किसी को मर्डर भी दिखता है या किसी को दिख सकता है कि इससे हम फ्रूट कट कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये बुकें लिखते थे ये लोग, लेकिन हमारी हिस्ट्री, हमारे जमीन, हमारे एग्रीकल्चर के बारे में कुछ ना कुछ जरूर लिखते थे। तो वो उससे हम हिस्ट्री ड्रॉ करते हैं और उसको यूज करते हैं कि अच्छा उस टाइम पे ऐसा था, और आज में उसको लगाते हैं कि हिस्ट्री अगर ऐसे आज हम लोग करेंगे तो क्या होगा। इसलिए ये बुक्स इंपॉर्टेंट है। और थर्ड जो बुक लिखी वो थे विलियम विल्सन हंटर। थर्ड बुक, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, ये अनबायस्ड थे। इनका अनबायस्ड था मतलब क्या, अब देख रहे धीरे धीरे शुरुआत होगी। ये ना इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे ना ब्रिटिश वालों को सपोर्ट, ये बीच में लाइन ड्रॉ करते थे। तो जैसे कि बुद्धा बोलते थे मध्यस्थता के बीच का रास्ता अपनाते, इसने बीच का रास्ता अपनाया था कि इंडिया के कुछ चीजों को क्रिटिसाइज भी करता था, रीजन भी देता था, और जो हमारी चीजें गलत थी हम सुधारने थे उसके बारे में भी लिखता था, और जो अच्छी चीजें थी वो भी बताता था कि ये सब इंडिया में कुछ अच्छे प्रैक्टिस है। जैसे कि हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम, हमारे घर में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, और मिडिल एज के इनकम अर्न करने वाले भी हैं। सो पूरी इंडिया की इकोनॉमी की बात करते हैं, हर एक जॉइंट फैमिली खुद में एक बड़ी इकोनॉमी थी, बुढ़े बच्चे और जवान तीनों थे उस घर में। सो ऐसी बातें ये लोग लिखते थे। सो अच्छी तो देख रहे हैं शुरुआत बहुत खराब हुई थी। और वो बोलते जेम्स मिल्स ने लिखा था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इतना एरोगेंट था कि ब्रिटिश इंडिया बोलता था। तो धीरे धीरे देख रहे हैं हम लोग मराठा नाम पे है, फिर राजस्थान पे है, फिर एक अनबायस्ड है। तो इन सभी की बुकों को जो ये लोग बुक लिख के जा रहे थे, अब इंडिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, अब हमारा फ्रीडम भी साइड में चालू होने वाला था। तो क्या किया सबसे पहले काम कि भैया ये जो वर्ल्ड में हमारे बारे में सब खराब नॉलेज जा रहा है, थोड़ा इसको रिव्यू करो, इसको थोड़ा पढ़ाई करो, इसको चेक करो। तो ये काम किसको दिया, सो जनार्दन कीर्तने और विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े, इनका नाम, ये दो लोग को काम दिया कि आप लोग थोड़ा देखिए जो बुकें लिख रहे हैं ये कैसे लिख रहे हैं, इनके बारे में क्या आपको लगता है कि सही लिखे या उसको करेक्ट करिए, जनता के सामने लाइए उसे। इसे वीके रजवाड़े, विश्वनाथ काशीनाथ के इनके नाम को हम वीके रजवाड़े भी लिखते हैं। तो हिस्ट्री में आप लोग पहला दूसरा नाम शॉर्ट में भी लिख सकते हो। सो वीके रजवाड़े के बारे में आप लोग और पढ़ोगे, क्योंकि इन्होंने खुद का और भी चीजें पब्लिश किया था जो आपको आगे पढ़ने में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो वीके रजवाड़े और जनार्दन कीर्तने,
या कीर्तन, इनको काम दिया गया था, सौंपा गया था कि आप क्या करिए, पूरी इंडिया के जो बुकें लिखे इनको रिव्यू करिए। रिव्यू करो मतलब पढ़ो और गलत चीजों को छाट के बताओ कि ये चीज गलत है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा काम दिया गया 2 हिसाब को। इन लोगों ने रिव्यू भी किया, इन लोगों ने तो क्रिटिसाइज भी किया। फिर तो रजवाड़े तो बोले भी थे कि महाराष्ट्र के बारे में अगर लिखना है तो मराठी पीपल को ही लिखना चाहिए। अगर मेरी हिस्ट्री है, समझे, मैं खुद इंडिविजुअल, मैं अपना, अगर मैं ये कहूँ कि मेरा लाइफ कर्म किसी में, तो मेरी लाइफ कर्म मैं खुद ही लिखूंगा ना, क्योंकि कोई दूसरा लिखेगा, वो तो उनका पर्सपेक्टिव है, वो क्या जाने कि मेरे अंदर क्या चल रहा था। इसी तरह महाराष्ट्र की हिस्ट्री लिखनी है तो महाराष्ट्र के लोग ही लिखेंगे ना, बाहर वाले कैसे जानेंगे महाराष्ट्र में क्या है, कैसी इनकी ब्लैक सॉइल है, यहाँ पे रिवर गोदावरी का क्या रोल है, नासिक में जो पूरे मंदिर है उनका क्या रोल है, हमारे रत्नागिरी के जो आम है ये सब का इनका रोल क्या है इनके पूरे सोसाइटी में, इसके अलावा लोग कैसे हैं, इनका बिजनेस क्या है, इनका कल्चर क्या है, ये सब मराठी पीपल अच्छे से जान पाएंगे। सो ये काम बोले थे रजवाड़े। तो मैं आगे बताऊंगा ये सब चीजें, धीरे धीरे हम लोग जाएंगे आगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 2 लोग को ये काम दिया गया था। क्यों बोल रहे हैं इनका नाम, क्योंकि आपको याद रखना है एग्जाम में डायरेक्टली 1 मार्क्स के लिए या फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पूछ सकता है, प्लस आपके आंसर को ब्यूटीफुल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है सब। तो जितना इजी कर सकता था मैं मैप के थ्रू, नाम के थ्रू, स्टोरी के थ्रू आपको ये पूरा चैप्टर इजी कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम देखेंगे बहुत सारे अप्रोच है। अप्रोच क्या मतलब, जब इंडिया आजाद हुआ ना उसके बाद 3 अप्रोच है। एक तो आया कॉलोनियल अप्रोच, बताता हूँ क्या है सब। कॉलोनियल अप्रोच आया, देन सेकंड आया हमारा ओरिएंटलिस्ट अप्रोच, एंड थर्ड आया हमारा नेशनलिस्ट अप्रोच। तो 3 अप्रोच, सिर्फ 1 वर्ड लेटर लिखता हूं, कॉलोनियलिस्ट, ओरिएंटलिस्ट और नेशनलिस्ट। 3 कौन कौन। so, ये क्या करते थे, ये जो लिखा है ये यूरोप के नशेड़ी लोगों ने लिखा है, जो एकदम बोलते हैं ना कि इनको नशा था अपने पावर का। तो ये उनमें से है कि बोलेंगे कि इंडिया में हम गए थे इंडिया को सुधारने के लिए, तो वही शशि थरूर ने बोल दिया था भाई ऐसे कौन सुधारता है, हम ही को मारते हो, हम ही से पैसा लेके जाते हो, प्लस हम ही को बाद थोड़ा 150 साल बाद बोलते हो कि हमको सुधारने के लिए गए थे, वह तुम्हारा सिखाने का तरीका तो बहुत अच्छा है। तो ऐसा बोला, बोलते हैं इंडिया को डेमोक्रेसी दिया, मतलब हम लोग जो आज वोट कर पा रहे ये लोग दिए हम लोग को, जबकि हम लोग को पता है सिर्फ 20% पीपल से भी कम लोग वोट करते थे इनके जमाने में। आज तो 100% पॉपुलेशन है, लेकिन 18 के पीछे, 18 के ऊपर, ठीक है ना। तो ये सब लोग वोट कर पा रहे हैं हम लोग। तो ऐसे लोग थे तो बोलते हैं इंडिया को बहुत चीज, हम लोग कल्चर सिखा पाए, हम नंगे घूम रहे थे, हमको कपड़ा दिया ये लोग ने। तो ये सब हम जानते हैं कि क्या क्या इनकी रियलिटी है। फिर आए ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट क्या बोलते हैं, ये बोलेंगे थोड़ा इनसे हट के, थोड़ा हमारे तरफ आएंगे, बोलेंगे कि इंडिया में कुछ अच्छी चीजें भी थी, इंडिया का कल्चर बहुत अच्छा था, लेकिन ये भी बहुत सारे यहाँ पे न जन्मे है ना पैदा हुए, तो यहाँ के बारे में कैसे जान जाएंगे ये लोग, ठीक है। तो ये लोग उतना डीप में, लेकिन थोड़ा थोड़ा शुरुआत। और नेशनलिस्ट, अब जैसे ये एकदम लेफ्ट से एकदम राइट, नेशनलिस्ट तो यहाँ तक ये भी अच्छा है, पूरा इंडिया के लोग लिखेंगे नेशनलिस्ट, ये इंडिया के बारे में बात करेंगे कि इंडिया की हिस्ट्री कैसी थी, इंडिया के लोग अपने बहुत सारे पुराने, हमारे पास गुप्ता पीरियड था, गोल्डन पीरियड इंडिया का, जहाँ पे होते हैं सोने की चिड़िया बोलते थे, वो गुप्ता पीरियड में था। तो उसके बारे में हिस्ट्री लाएंगे, स्टोरी लाएंगे, लोकल लैंग्वेज में लाएंगे, जैसे महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज में लिखेंगे, राजस्थान में मारवाड़ लैंग्वेज में लिखेंगे, फिर गुजरात में गुज्जू लैंग्वेज में लिखेंगे। तो ऐसे अलग अलग लैंग्वेज लोगों को हिस्ट्री बताना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो इनकी भी गलती थी। तो ये क्या, ये लिखते लिखते इतने ज्यादा ये लोग भी गुरूर हो चुके थे, हमारे नेशनलिस्ट। ये हमारी खराब चीजें भी जो थी सोसाइटी में उसको ही बोलते थे नहीं, ये ज्यादा ही एकदम, ये लोग भी अफीम पूछ चुके थे कि एकदम ज्यादा नॉलेज में एकदम गुण हो चुके थे, नहीं इंडिया पूरा जब से पैदा हुआ तब से मतलब एकदम सही था। तो 100% आपको मालूम भगवान भी सही नहीं है। 100% जब भगवान में कोई बिलीफ नहीं करता तो हम इंडिया में कैसे बिलीफ रख लेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग, लेकिन हमारे पास कुछ चीजें गलत हो, जैसे कि आप रेप, मर्डर, डकैती, चोरी, ये सब हो रहा है सोसाइटी में ना, इंडिया में ही हो रहा है। तो कुछ चीजें गलत भी होती है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये लोग तो एकदम नहीं थे, ये लोग भी बोलते नहीं नहीं हमारे पास सब सही था, सती प्रथा, हमारा देवदास प्रथा, सब। देवदासी मतलब क्या, अगर घर में लगता था कि पनौती है तो लड़की को किसी में मंदिर में दे देते थे कि हमारी भगवान पर लगता है हमारे घर पे काला साया पड़ेगा, भगवान हमारी लड़की को आपकी सेवा के लिए भेज रहे हैं, आप हमारे घर में अच्छा पैसा, उन्नति, सब कुछ लेके आओ। वो बेचारी लड़की का पूरा जो लाइफ था वो मंदिर में गुजरता था बिना शादी के, और उसको पंडित हुए वहां के जो बड़े लोग थे वो पूरा का पूरा उनको हरास करते थे। तो ये रिकॉर्डेड है, आज भी देवदासी हमारे के साउथ और प्लस महाराष्ट्र के कुछ जगहों पे मिलता है। तो गवर्नमेंट तो पूरा बैन कर चुकी है, लेकिन एक एक दो जगहों पे ये चीज हो रहा है। तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आपको पूरा समझ लेना है, ठीक है। आज जो आप लोग हो, आप लोग सबसे मॉडर्न लोग हो, जो बायस नहीं रहने चाहिए, किसी एक चीज को नहीं फेमस, आप लोग नेट पे बहुत एक्सपोज हो, आप लोग को अलर्ट रहना है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं हिस्टोग्राफी में हमेशा बताया, इन्फॉर्मेशन गलत है उसे एक्सेप्ट नहीं करना है, थोड़ा सोचना है। जैसे कि बोला, बार बार बोल दिए कि बुद्धा का फोटो लगाते हैं साइड में, थॉट लिखते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर,
तो बुद्धा को ना लव पसंद था ना वॉर पसंद था। लव क्यों? क्योंकि नटराज ने अपना घर छोड़ दिया था, अपनी वाइफ, अपना पूरा पूरा चीज छोड़ दिया था। इवन वो अपने जो उसके जो टीचर था ना, तो अपने जो स्टूडेंट्स था जब उनको गाइड करता था उनमें ज्यादा प्यार नहीं, उनको रियलिस्टिक चीजें बताता था, रियलिटी में ज्यादा बिलीव रखता था। वो तो बोलता था जो किए हो वो इसी लाइफ में भरे हो, क्योंकि हिंदू धर्म क्या बोलता है, आपके पिछले जन्मों का, पिछले जन्म में जो आपने खराब काम या अच्छे काम किए उसका फल आपको ये जन्म में मिल सकता है। लेकिन बुद्धा नहीं बोलता है, बोलता है जो करोगे पाप या पुण्य इसी लाइफ में आप भुगतोगे। तो ऐसी बातें बोलता था बुद्धा। तो वो लव उनको पसंद ही नहीं था, वो सीधा रियलिटी में रहते थे। और वो हिंदू, हमारे जो हिंदुइज्म बहुत ऊपर था, तो वॉर बहुत ज्यादा राजा कर रहे थे। इससे क्या हो रहा था, गरीब लोग का नुकसान हो रहा था, तो उनके बारे में कोई सोच ही नहीं था। राजा सिर्फ राजा अपना बनाने में चला था। तो जो किंग के ऊपर जो पूरा पूरा जो अपना जो शांति से काम किया वो था बुद्धा। तो बुद्धा को ना लव पसंद था ना वॉर, लेकिन उनका फोटो लगा के एकदम शांति वाला, एकदम ब्यूटीफुल बोलते हैं ना, पोर्ट्रेट मोड में, कि लोगों को अंदर टच हो जाना चाहिए कि बुद्धा ने बोला था। तो ऐसे स्टुपिडिटी की बातों को आप लोग को रोकना चाहिए, ना इसे प्रमोट करना चाहिए व्हाट्सएप पे, ना फेसबुक पे, ना कहीं भी आपको भी करना चाहिए। ठीक है, तो हम अगली बार मिलेंगे इसी मतलब इसी पार्ट के साथ। होपफुली आप लोग लाइक या कमेंट करके प्लीज अपना रिव्यू बताइए हमें, सो दैट कि अगर मुझे जैसी स्पीड है, क्योंकि कुछ वीडियो स्टार्टिंग के मैंने स्पीड बहुत ज्यादा स्लो किया था, हद से ज्यादा स्लो किया है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो आपको स्पीड कैसे रखनी है लैंग्वेज की, या आप लोगों को और कहीं इंप्रूवमेंट चाहिए, या और नए टीचर्स से, जैसा भी आपकी रिक्वेस्ट रहेगी हम उस पर जरूर काम करेंगे। तो इसी आशा के साथ कि आप अपना कमेंट या लाइक करके हमें जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ।